रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। इसमें कोई दफाई जो वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के उन हालात की जो एक बार फिर कौमी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। वो सूबा जो बरसों से दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़ा रहा, दोबारा बदअमनी, टारगेट गिरें, खुदकुश हमलों और सिक्योरिटी खदशात की लपेट में नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजूहत है जिनकी बिना पर खैबर पख्तूनख्वा अमन की फ़ज़ा में एक मरतबा फिर मुतासर हो रही है और इस सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। नाज़रीन, हालिया दिनों में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुमकिन नए ऑपरेशन की बातें जोर पकड़ रही हैं। वफाकी सतह पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस पर जोर दे रही है कि दहशतगर्दी एक कौमी मसला है जिसके लिए कौमी इत्तेफाक राय, मजबूत पॉलिसी और मौसर अमल दरामद नागुज़ेर है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और ये इख्तिलाफ़ राय खुलकर सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून ने बारहा इल्ज़ाम लगाया है कि केपी की हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखती है। इस तनाज़ुर में ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, आइए वो सुनते हैं। इसमें कोई दफाई जो वहाँ पे अफवाज जो हैं, फौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। इस सारे अरसे में अगर सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस वहाँ पे देखी जाए, वहाँ पे ना कोई अस्पताल है, ना वहाँ पे स्कूल है, ना पे वहाँ पे कोई थाना है। सवाल यह है कि अगर वफाक और सूबे एक ही सफ़े पर नहीं होंगे तो दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से कैसे निपटा जा सकता है? क्या खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर किसी बड़े फौजी या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मुतहम्मिल हो सकता है? और क्या माजी के जो तजर्बात से कोई सबक सीखा गया है या नहीं? नाज़रीन, ये भी एक हकीकत है कि केपी के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। लाखों अफराद ने नकल मकानी की, हजारों जाने ज़ाया हुए और माशी समाजी ढांचा बुरी तरह मुतासर हुआ। आज अगर दोबारा ऑपरेशन की बात की जाए तो अवाम के खदशात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो जानना चाहते हैं कि इस बार फर्क क्या होगा, हिकमत अमली क्या है और सियासी क़यादत कहाँ खड़ी है। साथ ही इसी तनाजुर में आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह खान है, जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी, दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली और वफाक और सूबे के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात पर खुलकर बात करेंगे। हम उनसे ये भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, वाकई सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मामले पर संजीदा है और क्या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कौमी सलामती पर हावी हो चुकी है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम महज तनकीद या इल्ज़ामात तक महदूद नहीं होगा, बल्कि हम हल की तरफ भी बात करें, क्योंकि दहशतगर्दी किसी एक जमात हुकूमत का मसला नहीं, ये मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान से जुड़ा है और पूरे पाकिस्तान इस पर अपने खदशात का इजहार कर रहा है। इसी सब पे बात करेंगे। डॉक्टर इबादुल्लाह को प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इबादुल्लाह, अपोजिशन लीडर है केपीके से, मुस्लिम लीग नून के। शुक्रिया जी सर, बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है दहशतगर्दी का और हालिया दहशतगर्दी में इजाफे की जो बुनियादी वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं वो क्या है? और क्या सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान जो है वो कोई एक मुश्तरका लाहमल तय पाया जा सकेगा कि ये ऑपरेशन और ये जो वहाँ कार्रवाइयाँ करनी है, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ या फौजी कार्रवाई हैं, उनमें हम आहंगी हो सके? शुक्रिया जी, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, आजकल बर्निंग इशू है और ये स्पेशली ये पख्तूनख्वा के लिए ये इशू नंबर 1 है हमारे लिए। काफ़ी डिकेड से चलता आ रहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा ताकि आपके नाजरीन को पता भी चले। ये जब होता है APS अटैक, उसके बाद इधर देन प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं गवर्नर हाउस और सबको ऑन बोर्ड लेते हैं, सबको बुलाते हैं, इंक्लूडिंग वही बंदा जो उस वक्त कंटेनर पर डी चौक में खड़ा होकर उसको गालियां निकालता था, उसको भी बुलाया। इमरान खान साहब, मेरा मकसद है कि आप भी इनपुट दे दें, फोर्सेस की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, सबको साथ बिठाया, कई घंटे गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, सबने इनपुट दी, विच रिजल्ट एक नेशनल एक्शन प्लान बना। उसके तहत काफ़ी चीज़ें थी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करनी थी, कुछ चीज़ें थी जो फेडरल गवर्नमेंट को करने की थी। तो उसमें कहाँ पर हम ख़राब हुए, उसके बाद ये लॉन्च हुआ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब। काफ़ी हद तक ये मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, ये लोग बैक फुट पर चले गए, कुछ चले गए अफ़गानिस्तान।
फिर कहाँ से ये चीज़ें शुरू हो जाती है। नंबर वन ये है कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है और द देन प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने असम्बली फ्लोर पर कहा था कि ये आज यूम फतह है, और फिर जनरल फैज़ का जो किरदार रहा, फिर द दिन सूबाई हुकूमत जो बैरिस्टर सैफ तो सिग्नेटरी भी था, वो काबुल का मशहूर कप ऑफ टी वो लाने वाले ये लोग थे, ये लेकर आए, और खान साहब ने ये भी कहा कि इनको वजारतें दे दो, इनको फैसिलिटेट करे, ये हमारे बिगड़े हुए बच्चे हैं। और उनके सीएम ने कहा मैं उनको भत्ता भी दे रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं क्लियर करता चलो, एक चीज़ अक्सर होती है कि लाने वाले कौन है, जब ये गए लाने वाले कौन है, तो लाने वाले वही खान साहब था, उसकी गवर्नमेंट थी, और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसने परफॉर्म ही नहीं किया। उनको चाहिए था कि नेशनल एक्शन प्लान में ज़्यादा काम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का करने को था। इनको वही जो एपीसी के बाद जो कुछ हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि ये फ्रंट लाइन प्रोविंस है तो इसको एक्स्ट्रा फंड भी मिलने चाहिए। 1% वार ऑन टेरर के मद में हमें इस सूबे को उसके बाद जो पैसे मिले हैं वो है 800 अरब। उसका मकसद ये था कि पुलिस को स्ट्रेंथन करना था, सेफ सिटीज बनानी थी, अपने सिटीडी को स्ट्रेंथन करना था। अभी बदकिस्मती ये है कि पूरे एक्स फाटा में जो हब है मिलिटेंसी का, जिधर मिलिटेंसी हो रही है, चाहे वजीरिस्तान हो, चाहे बाजोड़ हो, चाहे ये खैबर हो, चाहे औरंगजे हो, चाहे कुरम एजेंसी हो, तो पूरे एक्स फाटा में सिंगल पुलिस स्टेशन 13 ईयर्स में पीटीआई ने नहीं बनाया, अलमिया। पूरे ये पख्तूनख्वा में सीटीडी का अपना स्ट्रक्चर नहीं है, न कोई बिल्डिंग है, दे आर लिविंग इन रेंटेड बिल्डिंग। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये नेशनल एक्शन प्लान पर हमारा अमल दरामद। ये आपके प्रोविंस में देयर इज नो सिंगल सेफ सिटी। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब ऑलमोस्ट 90% चला गया सेफ सिटी पर। पुलिस की स्ट्रेंथनिंग पर सिंगल पैसा किसी ने स्पेंड नहीं किया। आज भी फॉरेंसिक लैब के लिए हम जा रहे हैं लाहौर, क्योंकि हमारे सूबे में फॉरेंसिक लैब ही नहीं। तो यही थी इनकी गवर्नेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। इसने कुछ नहीं किया, बल्कि एक बात मैं कहता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ विद प्रूफ कहता हूँ कि ये जो पीटीआई है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना, दहशतगर्दी को ख़त्म करना, ये तो दूर की बात है, दे आर फैसिलिटेटर। और क्यों भी कह रहा हूँ कि फैसिलिटेटर है, जो खान साहब की स्टेटमेंट है और जो चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम भत्ता दे रहे हैं, और भत्ता उनको दे रहे हैं जो हमारे बच्चों के सर काट रहे हैं, हमारे फोर्सिंग के जवानों के सर काट कर तो फुटबॉल खेलते हैं। तो मतलब इस टाइप के लोग इधर मुसल्लत थे जो अपना काम ही नहीं कर रहे। अभी जो एक चीज अटकी है कि वो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर कुछ और कह रहा है कि ये मुसल्लत किया गया, ये किसने किया, हम नहीं मानते, जबरदस्ती हो रही है, लोग निकल रहे। तो मेन जो इसमें जो खराब हो रहे हैं वो तिरा के लोग खराब हो रहे हैं। जो फुटेजेस आपने भी देखे होंगे, जो फुटेजेस हम देखते हैं तो दिल रोता है कि इस तरह वेदर में, स्नोफॉल में फीमेल, बुजुर्ग, बच्चे किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और इस तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ला एंड ऑर्डर पेवरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, तो वो इस पर भी सियासत कर रहे हैं। कल ये आई असम्बली में, इसने तकरीर की, फिर मैंने तकरीर की, तो मैंने इनको ये कहा कि आप जो कह रहे हो कि ये तो कोई 1 डे 2 डे 3 डेज की अरेंजमेंट नहीं है, ये कब की अरेंजमेंट है। अगर आप ऑन बोर्ड नहीं थे, आप जो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हो, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो सिग्नेटरी है एग्रीमेंट का, जो लोकल जरगे के साथ एग्रीमेंट किया, वो है डीसी खैबर। तो डीसी खैबर किसका एम्प्लॉई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। फिर जो रिव्यू कर रहे हैं ऊपर, वो है कमिश्नर पेशावर, किसका एम्प्लॉई है? इसका है। रिपोर्ट किधर जाती है? सी से और सीएम के टेबल तक। पैसे रिलीज हो जाते हैं कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट मीटिंग कौन चेयर कर रहा है? ये सोहेली चेयर कर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर है। बदकिस्मती ये है, मैंने ये कहा कि एटलीस्ट जनाजों पर, किसी के लाशों पर, ये किसी के खून पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए।
ये पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर ये लोग हमारे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि पीटीआई वाला हिट हो या पीएमएलएन वाला हिट हो या एएनपी वाला हिट हो, वो कोई बम या गोली ये डिजिग्नेशन नहीं देखते। तो एज अ नेशन पख्तून सफर है, डिकेड से सफर है। और मैंने खुले दिल से पहले कहा था, जो एपीसी हुई, जो कमेटी हमने बनाई, आपने अपोजिशन का रोल प्ले नहीं किया कि इस टॉपिक पर एटलीस्ट हम पॉलिटिक्स नहीं करें। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये 3 फोरम्स है, एक है टीटीपी, एक है टीटीए, वही सेम रोल जो है वो पीटीआई वाले भी प्ले कर रहे हैं। और वो मजाक बनाए हैं उसने, ये सारे मिले हुए हैं, इसके ईमा पर सारा कुछ हो रहा है। इससे पहले ये बाजौड़ में ऑपरेशन हो जाती है, ट्वाइस लोग आईडीपीज बन जाते हैं, तो वो किसके ईमा पर हुआ? किसने फैसिलिटेट किया? किसने कंपनसेशन? आज ये चेक पोस्टों पर किसके लोग बैठे? ये तहसीलदार, पटवारी, रेवेन्यू स्टाफ प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके अंडर? अगर ये इतना बेखबर है, ये और शॉकिंग न्यूज़ है कि चीफ मिनिस्टर को कई महीनों से एक प्रोसीजर चल रही है, अगर उसका डीसी भी उसको इन्फॉर्म नहीं करता तो फिर तो इसको सीट पर बैठना ही नहीं चाहिए। तो खुदा रहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पर पॉलिटिक्स ना करें। कल मैंने उसको कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटीज बनी, एक फेडरल लेवल पर जो चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर, और हर प्रोविंशियल लेवल पर एपेक्स कमेटी है जिसको चेयर करने वाला होता है सीएम उस प्रोविंस का, कंसर्न सीएम। तो उसको मैंने कहा सोल्यूशन ये है कि आप एपेक्स कमेटी की मीटिंग कॉल कर। अगर आपके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन हो, कोई तजवीज़ हो, तो उस एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर भी मेंबर है, उस एपेक्स कमेटी में आईजीएफसी भी मेंबर है, जो ये बार बार नाम लेते हैं। उस कोर कमेटी में आईजी पख्तूनख्वा भी बैठता है, उस कोर एपेक्स कमेटी में सीस पख्तूनख्वा भी होता है, तमाम स्टेक होल्डर है। और चेयर करने वाला है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा वही कॉल करे, अगर आपके पास कोई माकूल अल्टरनेट हो, कोई चीज जिस पर बंदा कन्विंस हो, तो मैं भी आपके साथ जाऊं। उसने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ अफरीदियों के पास, जरगा बुला रहा हूँ, ये मुसल्लत किया गया। आपके ये जो पुख्तनख्वा है, 90% सूबे में मगरिब के बाद गवर्नमेंट की रेट ही नहीं हुई, 90% सूबे में कोई मूव ही नहीं कर सकता। और ये जो बादशाह सलामत है, ये सुबह जब उठते हैं, फ्ला स्ट्रीट मूवमेंट, फ्ला फूड मूवमेंट, फ्ला जगह जा रहे हैं, तमाम सरकारी व्हीकल को लेकर, तमाम सरकारी अखराजात को लेकर। तो मैंने कहा आप इश्क-ए-इमरान भी करें, आप अपने लीडर के लिए भी आवाज़ उठाएं, लेकिन हमें चीफ मिनिस्टर पुख्तनख्वा भी चाहिए। इस कुर्सी के भी कुछ तकाजे हैं। लोग जो अजीब व गरीब सिचुएशन में है, तो गवर्नमेंट का कोई रोल बनता है, इधर कोई रोल है ही नहीं। राइट, सही हो गया। अच्छा, अब ये देखे ना, ये तो आपने चीज़ें वो निशानदी कर दी कि जी वो सिटी का नाम बनना, इदारों को अब अपग्रेडेशन की तरफ ना लेके जाना, इक्विप नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं। एक गिला जो ऑपोजिशन भी करती है, क्योंकि अब ये ऑपोजिशन आपके साथ नहीं बैठी है ना, लाइक आई मीन हुकूमत, ठीक है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सामने आती है वो ये कह रहे होते हैं ना बार बार कि भाई अदम कोऑर्डिनेशन है, यानी कि ताउन नहीं है, अदम ताउन नहीं है वफाकी हुकूमत का। और जो माजी में भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम ये देखते हैं कि जी इधर से हो रही होती हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर उसके बाद हमने देखा कि उधर इदारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जो सिचुएशन थी उसके ऊपर। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हुकूमत की तरफ से, यानी कि आपकी तरफ से होती या हुकूमत की तरफ से होती। फिर उस पर फैसल वाला साहब भी आए बीच में एक दिन, उन्होंने कहा कि भाई सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इदारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, सिक्योरिटी इदारे को, लेकिन फिर भी उनको करनी पड़ गई क्योंकि आप लोग बैक पे उस तरह से नहीं खड़े हुए थे। हैविंग सेड दैट, अब सवाल ये है कि ये जो इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ कैसे ख़त्म हो सकता है? क्या टेबल पर टॉक्स हो सकती हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म कह चुके हैं बहुत दफ़ा कि जी आए, आके बैठे और मुज़ाकरात करें। तो क्या इस सारे मामले पे भी आप यानी कि चूँकि आप अपोजिशन में, आप और हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान कोई पीस टॉक्स, कोई इख्तिलाफ राय को ख़त्म करने की जो है वो कोशिश हो सकती है? नहीं, 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 नहीं,
یہ ویسے میں کبھی میرا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، میں بیجا کسی پر الزام بھی نہیں لگا، اور بات جو میں کرتا ہوں ود فیکٹس اینڈ فگر کرتا ہوں، غلط بیانی بھی نہیں کرتا۔ یہ آپ نے جو بات کی یہ بہت زبردست، میں اس کے فیور میں ہوں کہ یہ ہے نیشنل ایشو، تو نیشنل ایشو پر ہمیں پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، سب کو ساتھ چلنا ہو، یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ لیکن میں ذرا بیک گراؤنڈ میں جاؤں کہ اس ایشو پر ہم نے 1.5 مہینہ ڈیبیٹ کی پروونشل اسمبلی میں، پھر میں نے تجویز دی کہ اسپیشل کمیٹی بنائے، سیکیورٹی کمیٹی بنی اسپیشل، جس میں میں بھی ممبر ہوں، چیف منسٹر بھی ممبر ہے۔ پھر ہم نے مختلف بریفنگ لی، آئی جی سے بریفنگ لی، سیکرٹری ہوم سے بریفنگ لی، پھر اس میں ہم نے ایک اے پی سی بھی کال کی، اور یہ چیزیں ہم نے لی ان کیمرہ۔ بدقسمتی ہے اسی دن میں نے یہ کہا تھا اے پی سی میں کہ آج اگر ادھر میں بیٹھا ہوں تو میرے 1000 اختلافات ان کے ساتھ صحیح، لیکن آج میں ایز اے سٹیزن آف خیبر پختونخوا ادھر بیٹھا ہوں تو پالیٹکس میں نے حال سے باہر چھوڑ کر ادھر ایز اے سٹیزن آف پختونخوا میں بیٹھا ہوں، کیونکہ سفرر کون ہے آج؟ سفرر کون ہے؟ کسی نے ایک پریس کانفرنس کی، کسی نے دوسری کی، لیکن میں جو سفرر ہے وہ آج تیرا کے لوگ۔ تو یہ سارا بریفنگ ہم لے چکے، میں اور یہ دونوں بیٹھے تھے اس میٹنگ میں۔ اس میٹنگ میں سارا کچھ ہمیں بتایا گیا کہ تشکیلیں کہاں سے ہوتی ہے، کتنے نمبر میں یہ لوگ آئے ہیں، کتنا نمبر ہے ملیٹنٹس کا، کیا کیا یہ کر رہے ہیں، کہ کون کون سی جگہ کتنی اسٹرینتھ ہے۔ میں اور یہ دونوں بیٹھے تھے، ہم نے سن لیا۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر رہا، وہ تو ان کیمرہ ہم دونوں کے ساتھ شیئر ہو چکی ہے ساری چیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اختیار اس کے پاس ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈومین میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ یہ لا اینڈ آرڈر از دا پیورلی ایشو ہے پروونشل گورنمنٹ کا۔ لا اینڈ آرڈر از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ، ناٹ دا فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ اپنے اختیار کسی اور کو دے بھی رہے اسپیس اور خود پرفارم نہیں کر رہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اس سے 2 مہینے پہلے بھی آپریشن ہوئے، یہ کوئی فرسٹ آپریشن نہیں ہے، یہ باجوڑ میں آپریشن ہوئے، 22 لوگ آئی ڈی پیز بنے، دوبارہ یہ کمپلیٹ کر کے آپریشن دوبارہ اپنے گھروں کو چلے گئے، ان کو یہاں فیسیلیٹیشن بھی ملی، پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ تھی۔ ابھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ پروونشل گورنمنٹ کے ایما پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ڈی سی اس میں سگنیٹری ہے، ڈی سی نہ کرنل ہے، ڈی سی نہ جنرل ہے، ڈی سی نہ بریگیڈیئر ہے، ڈی سی نہ آئی جی ایف سی ہے، ڈی سی سیول سرونٹ ہے، امپلائی ہے پروونشل گورنمنٹ کا۔ تو اس پر اور پالیٹکس کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل سی بات ہے، یہ میٹنگ بلا لے اور بیٹر آپشن دے سکتے وہ دے دے۔ خوددارہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں پر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے پرفارم کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اگر سیم خود اٹھتا ہے، خود بات کرتا ہے کہ ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں کیا کہ ہمیں سروسز دے دے، ہمیں ہیلتھ دے دے، ہمیں ایجوکیشن دے دے، ہمیں کمیونیکیشن دے دے، ہمیں روزگار دے دے، ہمیں امن دے دے، ہمیں سوشل سروس دے دے۔ ہم نے تو عمران کی تصویر لگائی تھی، لوگوں نے ووٹ کیا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب نیریٹو، یہ عجیب و غریب نیریٹو ہے حکومت کا کے پی کے اندر، اور اس وجہ سے ہم نے ووٹ نہیں دیا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عباد اللہ، اپوزیشن لیڈر کے پی کے سے ہمارے ساتھ موجود تھے نون لیگ سے، اور بات ہو رہی تھی جی خیبر پختونخوا کے معاملے کے اوپر، اور اس میں جو آپریشن ہے اس میں کتنا متحمل ہو سکتا ہے کے پی کے جی کرنے کا، اور اگر نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ وادی 13 میں کیا ہو رہا ہے، وادی تیرہ میں کیا ہو رہا ہے، اور باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی۔ موونگ فارورڈ آگے بڑھتے ہیں جی، بات کریں گے ایک طرف سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی یعنی عمران خان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو دوسری جانب سندھ بالخصوص کراچی میں سیاسی تناؤ ایک بار پھر خطرناک رخ اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پارٹی کو بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش لاحق ہے۔ پارٹی قیادت کا موقع ہے کہ عمران خان طویل عرصے سے قید میں اور ان کی طبی سہولیات اور صحت کی اصل صورتحال سے عوام کو آگاہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شفیع اللہ جان نے جو کہا یہ وہ سنتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اسد اللہ صاحب نے اس پہ وی لاگ کیا ہوا ہے کہ ان کے ایک آنکھ میں ایشو ہے، ان کی ایک وین بلاک ہے،
3 चेकअप्स पिम्स के डॉक्टर्स ने किए हैं। उनके मुताबिक अब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, इनको हॉस्पिटल लाया जाए, लेकिन हुकूमत की वही हटदर्मी जारी है, उनका प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। आज पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है। इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है। कोई भी उनकी सेहत के हवाले से कुछ हुआ तो ये सारे जिम्मेदार होंगे उसके। इस तशवीश में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने इंकशाफ किया कि वो 2 माह कबल इमरान खान की दाएं आंख में इन्फेक्शन हुआ था, जिस पर अब तक हुकूमती सतह पर कोई वाज़ेह ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया था। सवाल ये कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म कौमी सतह के सियासी रहनुमा की सेहत के मामले पर खामोशी क्यों? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि वो शफाफ अंदाज में कौम को आगाह करे? और क्या इस खामोशी से सियासी कशीदगी मजीद नहीं बढ़ेगी? इमरान खान की सेहत अब महज एक ज़ाती मामला नहीं रही बल्कि एक सियासी और इंसानी मसला भी बन चुकी है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध में भी सियासी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ा है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान तलखी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की ये तलखी हम सब देख रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया, जिसने नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। सवाल ये कि कराची के मसाइल का हल सूबाई हुकूमत के पास नहीं, और क्या इस मुतालबे के पीछे सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली कार फरमा है? इसी तनाजुर में जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान का बयान भी खासी तवज्जो हासिल कर रहा है, जिन्होंने कहा कि कराची में एस्टेब्लिशमेंट ने फसाद फैलाया और अब वही इसे खत्म करे। ये बयान न सिर्फ संगीन नौयत का है बल्कि इससे शहर की सियासी इंतजामी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। कराची जो मुल्क का माशी हब है, आज भी इख्तियारात, वसाइल और हुक्मरानी के बहरान का शिकार नजर आता है। मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात आयद करिए मगर अवाम के मसाइल झुके तो हैं। सवाल ये कि सियासी कशमकश का नुकसान आखिर कब तक शहरियों को उठाना पड़ेगा? और दूसरी जानिब जहाँ पे ये कशीदगी बढ़े वहीं 8 फरवरी का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहले ही 8 फरवरी को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन अब जमीयत उलमा इस्लाम भी इस सारे मामले में नजर आती है। वो कहते हैं कि इलेक्शन चूंकि फेयर नहीं हुए, ट्रायल फेयर नहीं हुए, तो फिर इसी तनाजुर में अब हम जो है वो करने जाएंगे प्रोटेस्ट। 8 फरवरी को ही ये सामने आ रहा है। इसी सब पर बात करूंगी। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद है असलम गौरी हैं, तर्जुमान हैं JUIF के, उनकी तरफ जाऊंगी। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। असलम गौरी साहब, 8 फरवरी 2024 के मुतनाज़र बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ यौम सियाह मनाने का फैसला किया गया है 8 फरवरी को, और एक ऐसा ही कुछ फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अनाउंस कर चुकी है। क्या उनसे इजहार यकजहती और उनके साथ मिलके ये होगा, या आप अलग अपनी डायरेक्शन, वो अपनी अलग डायरेक्शन? जी जी असलम गौरी साहब, इन्होंने जो तहरीक असलम गौरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मुझे बिल्कुल आपकी आवाज। जी। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने या PTI ने जो तहरीक का ऐलान किया, जो 8 फरवरी को जो यौम सियाह का ऐलान किया, तो हमसे तो कोई मुशावरत नहीं की इन्होंने। और स्टिल टुडे अब तक उन्होंने हमसे कोई एतमाद में भी नहीं लिया। हमसे अभी तक कोई बासाब्ता बात जिसे कहते हैं वो अभी तक कोई नहीं हुई। तो JUI तो ऑलरेडी 2018 से एहतजाज पे है इंतखाबात के खिलाफ। आपको याद होगा हमने पिछली गवर्नमेंट में भी तकरीबन कोई 16 मिलियन मार्चेस किए थे, आज़ादी मार्च किया था, तो इसी इंतखाबात के हवाले से किया था, 2018 के इंतखाबात के हवाले से। तो हमारा तो शिकवा वहां से भी शुरू हो रहा है और उसके बाद 2024 में फिर वही कंटिन्यू हमारे साथ हुआ है। और थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसमें कि PTI कहती है कि हमारे साथ 3 सूबों में और मरकज में ज्यादती हुई है, और इसी तरह दीगर पार्टियां भी इस तरह कहती है। पीपल्स पार्टी कहती है 2 सूबों में और मरकज में ज्यादती हुई है। नून लीग कहती है कि जी हमारे साथ 3 सूबों में ज्यादती हुई है। तो मैं तो ये कहता हूँ, JUI तो ये कहती है कि हमारी 4 सूबों और मरकज में हमारे साथ ज्यादती हुई। तो सबसे ज्यादा तो विक्टिम मैं हूँ। और हमने तो जैसे इंतखाबात हुए उसके फौरन बाद ऐवान नहीं मैदान के नाम से एक अपनी तहरीक शुरू की, और उसी तहरीक के सिलसिले में कराची, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना मुख्तलिफ जलसे कर चुके हैं। और इस तरह पंजाब में भी मुख्तलिफ, लाहौर में 2 दफा, मुजफ्फरगढ़ और ये पेशावर में, कोयटा में। तो हमारी तहरीक तो जारी और सारी है। आफ्टर 8 फरवरी 2024 के बाद कंटिन्यू जारी है। अब इस वक्त सूरत ये है कि चूंकि इन हजरात ने हमसे रब्ता नहीं किया, ना कोई बाज़ाब्ता बात हुई है, तो फिर हमने अपने तौर पर यौम सियाह का ऐलान किया। हम अपने तौर पर करेंगे, हमारी पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से करेगी। जो हमारी 8 फरवरी 2024 के बाद से जो तहरीक हमारी जारी है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कोई नई कॉल नहीं दे रहे हैं, कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं।
तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए 8 फरवरी 2024 को हम यौम सियाह के तौर पर पूरे मेन हमारा जलसा जो होगा रावलपिंडी में होगा, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब खिताब फरमाएंगे, और उसके अलावा तमाम सूबाओं के हेड क्वार्टर्स पे हमारे बड़े बड़े जलसे होंगे, जिसमें सूबाई क़यादत और मरकजी क़यादत जो वहाँ मौजूद होगी वो उससे खिताब करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसमें एक चीज़ और भी बताएं ना कि उनका राब्ता तो अभी तो नहीं हुआ, अगर ये राब्ता हो जाता है, क्योंकि अभी 8 में बहुत टाइम है, और तो फिर कोई मुश्तरका लाए अमल तय पाया जा सकता है? देखिए, उसमें मैंने जैसे अर्ज किया ना कि वो कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन दुरुस्त नहीं, मैं कहता हूँ 2018 के इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। तो या तो हम जब बैठेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें खुलेगी ना, आप उसमें बैठ के चीज तय करनी होगी ना। अब वो कहते हैं कि जी पेशावर अपना जो KPK का है वो इलेक्शन दुरुस्त है, मैं कहता हूँ नहीं, वो भी फॉर्म 47 के तहत है। तो ये मामला तो बैठ के हल होंगे ना, जब तक ये मामला आपस में हम बैठ के हल नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। तो ये हमारे उनके दरमियान में फासले हैं, अगर वो आएंगे बैठेंगे कोई मामला हल होते हैं चलते हैं। ये तो बहरहाल जो हमने अनाउंस कर दिया उसमें हमारी तैयारी भी जारी हो सारी है, उनकी अपनी जगह तैयारी होगी, लेकिन ये कहा इसको तो हम इसी तरह करेंगे। अगर मामला आगे चल के मिलते हैं और चलते हैं तो मकसद तो तकरीबन एक ही है। मैं तो इसे कह रहा, मैंने एक तो चैनल पे कहा भी है कि मुझे तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है मेरी पार्टी के लिए, हमारे लिए, कि एक ही मकसद के लिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया, इसलिए मजबूरन हमें अपना रास्ता खुद अख्तियार करना हो सकता है अगर वो एतमाद में ले लें तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अभी आपका गिला जाहिर सी बात है उन तक पहुंच रहा होगा। अच्छा, 2-3 चीजें और हैं जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त। एक मसला कराची का भी चल रहा है गुल प्लाजा के बाद, आपकी क्या राय है? जमीयत उलमा इस्लाम कैसे देख रही है सारे मामले को? देखिए, मैं तो इसको बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल है इस वक्त कराची में। ऐसा लग रहा है कि सिंध में 3 ही जमातें हैं, एक जमात इस्लामी है, एक पीपल्स पार्टी है और एक MQM है, और कोई सियासी जमात नहीं है। जबकि मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं सिंध के हर गांव और कस्बे में JUI मौजूद है। लेकिन इस तरह अगर पीपल्स पार्टी का नाकामी है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे सिंधियों की नाकामी है, ये पूरे सिंध की नाकामी है। एक पार्टी की नाकामी है, उसको एक पार्टी की नाकामी से तशबीह दी जाए। ऐसा ना कहा जाए कि अगर एक पार्टी नाकाम हुई है, पीपल्स पार्टी नाकाम हुई है, तो उसका मतलब ये है कि हम कराची को अलग कर दें या कराची को वफाक के अंडर दे दें। तो क्या अगर सखर वाले भी यही एहतजाज करेंगे? क्या लाड़काना में जो इस वक्त पीने का पानी नहीं है, भुट्टो साहब के जनाब बिलावल साहब के हल्के में पीने का पानी नहीं है, वहाँ अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, तो क्या उसको भी हम वफाक के अंडर देंगे? क्या हम इस तरह हैदराबाद के वफाक के अंडर देंगे? तो ये मसाइल का हल नहीं है। इस तरह सियासत ना करें। हमें देखना होगा कि 6000 खानदान इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं, 60 से ज्यादा इस वक्त लोग की मैयतें नहीं मिल रही हैं, उनकी बॉडियां सवा बन गई है, राख बन चुकी हैं, और जो मिले हैं उनकी कंडीशन क्या है आपको, जिनके ऊपर बीत रही है उनके ऊपर ये बातें उनको तकलीफ दे रही, मजीद तकलीफ दे रही है। हमें उनके लिए सोचना होगा। और पीपल्स पार्टी की नाकामी का मकसद ये नहीं है कि हम इसको किसी शहर को या किसी अलग सूबे की तरफ जाएं या कोई वफाक की तरफ जाएं, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं होगा। इससे सूबे में इंतशार फैलेगा। और कराची में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, आपने देख लिया पिछले 4-5 हल क्या है इस्लाम गौई साहब, हल क्या है? देखिए, मैं यही बता रहा हूँ, मैं 4-5 दिन से कराची में जो इस वक्त वॉल चेकिंग चल रही है, आपने भी देखी हो, हमने भी देखी है, तो इंतहाई तशवीशनाक है। हल यही है कि हम सबको इकट्ठे होके, जैसे MQM इस शहर में जब MQM की हुकूमत थी, मुस्तफा कमाल साहब मेयर थे, तो रोडों पे MQM के कारकुन सड़कों पे झाड़ू देते हुए नजर आते थे। तो आप उस पर पानी बुझाने के लिए क्यों नहीं, आग बुझाने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? जमात इस्लामी बहुत बड़ी NGO है, लेकिन वहां क्यों नहीं उस वक्त नहीं पहुंची? सिर्फ बाद में कैंप लगाने को तो नहीं कहते। तो हम सबको मिलकर शहर के मसाइल, पूरे सिंध के मसाइल हल करने होंगे। पीपल्स पार्टी की जो 17 साल गुड गवर्नर है वो खत्म हो चुकी है, हाइब्रिड निजाम बैठ गया है। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को 17 साल में इक्तदार में ला रहे हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों को इस बहुत बड़ी नाकामी हुई है। और अवामी नुमाइंदों को लाया जाए, साफ और शफाफ इंतखाबात कराए, कोई पार्टी जीते, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ठीक हो गया। अच्छा, लास्टली मुझे ये भी बता दीजिए एक चीज कि आप देख रहे हैं आज बड़ा हर तरफ चल रहा है, साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, उनकी एक आंख का बहुत ज्यादा इशू सामने आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, वो एक पॉलिटिकल कैदी हैं, उनकी जमात कहती है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, उनको अब अदालतों ने सजाएं दी है, इस हद तक तो एक अपने अलग चीज है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ को भी दी है, दूसरों को, खुद जनाब जरदारी साहब भी जेल में रहे हैं, फरियाल तालपुर साहबा भी रही हैं, मरीम साहबा भी रही हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि वो उसके एक फॉलोअर्स हैं, एक पार्टी है, और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, तो उसको बाकायदा इलाज की तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए। वैसे भी जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के तहत तो हर कैदी को सहूलतें मिलती हैं।
तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इस हद तक नहीं आगे जाना चाहिए। उनकी फौरन सेहतियाबी, जो लोग इस वक्त परेशान हैं उनको मुतमईन करें, कौम को मुतमईन करें। इस तरह से करने से मजीद अफरा तफरी फैलेगी, अवाम में मजीद इंतशार फैलेगा और हुकूमत के लिए कोई अच्छा पन नहीं है। हुकूमत की मजीद इस पर रुसवाई होगी, इसलिए उनको तमाम तिबी सहूलतें मुहैया की जाए और उनकी सबसे पहले उनकी फैमिली से उन्हें मिलवाया जाए ताकि फैमिली आके बाहर लोगों को मुतमईन कर सके कि उनकी कैफियत इस वक्त सेहत के हवाले से क्या है। राइट, बहुत शुक्रिया असलम ग़ाज़ी साहब आपका। हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ जाऊंगी, पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी वस्ती पंजाब और सीनियर मरकजी रहनुमा ACEC के मेंबर भी हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हसन साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हसन मुर्तज़ा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हसन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे हसन मुर्तज़ा साहब की आवाज नहीं आ रही। विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगेन। और जी पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, ट्राई करते हैं कि आज उस पर भी बात करें। लोग बहुत नाराज़ हैं, नाला हैं, हालात जो हमारे सबके सामने हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसके ऊपर आज एक तो बहुत ज़्यादा जो है पूरे दिन लड़ाई झगड़ा भी रहा है MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। जी वो कहते हैं सिक्योरिटी ले रही, वो कहते हैं सिक्योरिटी दे दी, सिक्योरिटी नहीं मिली, सिक्योरिटी ले ली। तो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं, ये हमारी तरजीहात हैं। आप देखिए कि लड़ाई झगड़े के दरमियान भी हमारी तरजीहात, लड़ाई झगड़े में हम किस लेवल पर आ जाते हैं कि जी सिक्योरिटी ले लो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब ये आई डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है और जो सियासी निज़ाम है उसमें ये इस तरह से पीपल फाइट विद ईच अदर कि दैट दे डोंट सीम मैच्योर इनफ। There seems like they are some kids of primary or Montessori who are fighting with each other this badly. Well, we go back to हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ वापस जाऊंगे। हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के और CC के मेंबर भी हैं, मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब सबसे पहले बात ये कि आज हम देख रहे हैं एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें सामने आ रही है और उनकी आंख का एक मसला हम सबके सामने बना हुआ है। पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है, क्या मौक़िफ़ है? देखिए वो एक कैदी हैं, उनकी सेहत के हवाले से, उनके जो बुनियादी हकूक हैं उनके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी वाज़ेह है कि उनके साथ कोई ऐसा नारवस सलूक नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक, जेल्स मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए और उनके जो मुकदमात हैं उनकी शफाफियत भी होनी चाहिए। उनको मेरिट के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ होना चाहिए। ये तो किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक किसी अपने बदतरीन दुश्मन के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसके साथ कोई मावरा आइन और कानून हो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा किया है। ये सियासी बहस तब से जन्म दी है जब उसके बाद से अफसोसनाक साहना गुल प्लाजा में हुआ है और हमने देखा कि इसके बाद जो है उन्होंने ये भी आज एक गिला किया कि जी उनके तमाम मेंबरान की सिक्योरिटी ले ली गई और उन्होंने कहा कि इस सारी सिचुएशन में लगता है कि जी सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जबकि जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जी कराची में तो जो है वो फसाद फैलाया है और अब इस्टेब्लिश ने फैलाया और वही उसे ख़त्म करे। तो ये इस किस्म की बातें आ रही हैं सामने और ये इल्ज़ामात की बौछार लग रही है। MQM पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी सब आपस में गुथम गुथा है। गुल प्लाजा के अनफॉर्चुनेट आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि जी 18 साल से 17 साल से हुकूमत है मगर आज भी जो है वो गवर्नेंस के मामलात हल नहीं हो पा रहे। जी देखिए कोई भी उस गुल प्लाजा वाले सानिया को किसी ने भी लाइट नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस जगह पे कहा है कि तहकीकात नहीं होनी चाहिए, उसके जिम्मेदारान को सजा नहीं होनी चाहिए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या नहीं किया अपने सूबे के अवाम के लिए। अगर 17 साल से पीपल्स पार्टी वहां पे है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने रखा हुआ है। अगर लोग उसे मुस्तरद कर देंगे तो वो क्यों रहेगी। अब कोई कराची सबका है, मैं नहीं कहता कि वो MQM का नहीं है, वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो जमात इस्लामी का नहीं है, वो सबका है। लेकिन
17 साल गिनने वाले अपने गिरेबान में अगर देखें तो वहां पे वो हमेशा लोकल बॉडीज उनके पास रही हैं। कराची में अक्सरियत वो जीतते रहे हैं। क्या किया है उन्होंने कराची के लिए? चाइना कटिंग के अलावा वो उन्होंने क्या किया है? जमात इस्लामी के पास जो दौर था बड़ा सुनहरा दौर था और उस वक्त फंड्स भी बहुत ज्यादा थे। क्यों नहीं उन्होंने सिस्टम को बेहतर किया, डेवलप किया? उन्होंने क्या सोचते रहे हैं वो? क्या ये गिला करने के लिए? अगर उन्हें एक दफा मौका मिला वो नहीं कर पाए, लोगों ने बदल दिया। फिर MQM भी मेरे ख्याल है 2-3 दफा तो उनके पास भी रहा। और ये मुस्तफा कमाल साहब भी उस वक्त सारा मेयर भी थे, सब कुछ थे। क्या उन्होंने दिया? उस वक्त क्या बोरीबंद लाशें नहीं मिलती थी? क्या उस वक्त टॉर्चर सेल नहीं थे? क्या उस वक्त कराची को एक सेक्टर कमांडर नहीं चला रहा होता था? तो ये सेक्टर इंचार्ज नहीं चला रहा होता था? तो ये सारा कुछ होता था। आज उन्हें ज्यादा मेरे ख्याल है मसला हो रहा है कि गुल प्लाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वो लोगों के साथ बहुत बड़ा एक सानिया हुआ है। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम उनका अजाला करने के लिए तैयार हैं। हम उस पर इंक्वायरी करने के लिए, उसके जिम्मेदारान को करार वाक़या सजा देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। अब और पीपल्स पार्टी से अगर कोई अपनी सियासी गरज निकालने के लिए गुल प्लाजा को सामने रखे तो वो ज्यादती होगी मेरे ख्याल है। उनको एक साइड पे रखें। हमेशा से पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये कुव्वतें मुत्तहिद रही हैं। ठीक है, सियासी गरज अपने साथ पास रखें और बात करें हल निकालने की। बहुत शुक्रिया आपका हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उससे पहले असलम गौरी साहब थे, उससे पहले जी जो है इबादुल्ला साहब थे और आप तीनों मौजूद डॉक्टर इबादुल्ला साहब, तो आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन के साथ अपनी मेज़बान से फिक्र दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।